साथियों राम राम। हरियाणा क्रांति न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत मुद्दे उठाए हैं किसान आंदोलन से या फिर किसी भी महिला पर अत्याचार बलात्कार, जिसके पीछे भी कोई हिस्सा, वो मुद्दे काफी बार चर्चित हुए हैं और चर्चित चेहरा है। हमारे चैनल पे हरियाणा क्रांति न्यूज पे डॉक्टर सिक्कम का स्वागत है। धन्यवाद जी, आपको और आपके दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार। सिक्कम जी पहले तो राम राम जी। राम राम जी। सारे दर्शक हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपके दर्शकों को भी राम राम। काफी चेहरा चर्चित रहा है जी। चंचल नाथ वाला लगाओ, देवा ठाकुर वाला लगाओ जी, कोथ वाला लगाओ जी, इतने इतने मतलब इतने मुद्दे हैं आप पे जी। तो इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं? इसका राज क्या है? इसका राज है कि मैं डायरेक्ट योग करती हूँ, ध्यान करती हूँ, मतलब शारीरिक योग नहीं, मानसिक योग। मुझे पढ़ने की आदत है, मैं पढ़ती हूँ, रिसर्च करती हूँ, और जो हमारा देश कैसे गुलाम हुआ और कैसे आजाद हुआ, या जो हमारे पूर्वज हैं उनकी हिस्ट्री को मैं पढ़ती हूँ, कैसे कैसे उनकी जिंदगी रही, उनकी जीवनी रही। उन चीजों से मुझे एनर्जी मिलती है कि भाई ये हो रहा है तो कोई नहीं, उसके साथ भी हुआ था, ये नॉर्मल बात है। तो इसलिए मुझे ना डर लगता है, और जिस चीज के ऊपर मैं बोलती हूँ खुल के बोलती हूँ, क्योंकि जब जो सच है ना, सच अपने आप को साबित करता है। मुझे जरूरत नहीं है किसी चीज की। यदि समाज के खिलाफ कोई भी मुहिम चलती है जहां मुझे ये लगता है कि मेरे समाज को नुकसान होता है, मैं उसके ऊपर खुल के बात करती हूँ। चाहे वो पाखंड हो, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वो बलात्कार का मुद्दा हो, चाहे वो महिला का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का शिक्षा के का मुद्दा लगाओ जी। पहले तो मैडम जी ये पूछना चाहता हूँ, आपकी शिक्षा कहाँ तक की है आपने? मैंने बीए की है। बीए के बाद मैंने लगातार मैं पढ़ ही रही हूँ, और जो डॉक्टर ये कहते हैं, पहले मैं प्रैक्टिस करती थी, अब तो मैंने छोड़ दिया उसको। और मैंने एएनएम भी क्या कह रहे हैं, बीएमएस भी कर रखी है। तो थोड़े टाइम मैंने प्रैक्टिस भी करी, इस करके जो इलाका है, इलाका के अंदर ज्यादातर मैं डॉक्टर से प्रसिद्ध हूँ। और धीरे धीरे जैसे लोगों ने पूछा भाई ये है, तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर है, तो लोगों ने भी उस चीज को प्रमोट कर दिया। पर आजकल मैंने डॉक्टरी छोड़ के सरकार की डॉक्टरी करने पर पूरा ध्यान दे रखा है कि इस बीमारी का इलाज कैसे हो, कैसे हमारे समाज को एक सिस्टम बन पाए, हमारा समाज कैसे मतलब एक आम जिंदगी जी पाए, आम इंसान। डॉक्टर सिक्कम और डॉक्टर जी। डॉक्टर एक तो वो होते हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं जी। आप किस प्रकार का इंजेक्शन लगाते हो? नहीं, मैं इंजेक्शन ऐसा लगाती हूँ कि सरकार को दर्द होता है और वो बिलबिलाते हैं, और जब पाखंड वालों को लगाती हूँ तो उनको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि मेरे इंजेक्शन का दर्द ज्यादा है। मैं सुई लगाती हूँ तब पता नहीं चलता, जब उसका असर होता है, जब बड़ा अलग ही इलाज होता है। तो काफी फोन भी आते होंगे ऊपर से, दबाओगे? देखो, आपने पता है कि जब हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो प्रशासन भी खिलाफ होता है, सरकार भी खिलाफ होती है, बाहर से भी फोन आते हैं, और ये कह सकते हैं कि आज के टाइम जान को ही खतरा है। जबकि पुलिस को हमने बार बार आगाह भी किया कि हमें आप और नहीं तो कम से कम एक गन का लाइसेंस तो दीजिए, ताकि हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें। क्योंकि आपके पास तो जो पुलिस है वो तो चाहे तो एमपी एमएलए या इन बाबियों का पाछे खड़े हैं, तो हमने अपनी रक्षा करने का तो कुछ ना कुछ चाहिए। पर वहां भी वही बात है कि हमारे ऊपर किसान आंदोलन के केस है, तो वो कहते हैं कि आपको नहीं हम इशू कर सकते। इस देश के अंदर ऐसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटियों की सुरक्षा के लिए यदि गन चाहिए तो वो नहीं मिलेगी। क्या आपको लगता है कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है? बिल्कुल लगता है। जैसे बार बार हमें धमकियां मिल रही हैं, बार बार, एक बात बताओ, 5 साल से लगातार धमकियां मिल रही हैं, तो डर तो लगता है। मुझे नहीं लगता, परिवार को डर लगता है। पर मैंने तो एक चीज सोच रखी है कि या तो तिरंगे के साथ इस समाज को बदल देना है, या तिरंगे के साथ लिपट के आ जाना। क्योंकि मैं फौजी की बेटी हूँ, डर मेरी जिंदगी की जो कहते हैं किताब है उसके अंदर नहीं है। मैं डरती नहीं हूँ। डर उसको लगता है जो कमजोर हो, डर उसको लगता है जो गलत हो, डर उसको लगता है जिसने कुछ छुपाना है। मैंने कुछ नहीं छुपाना, मेरी जिंदगी खुली किताब है। हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम बिकने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। सिक्कम जी, जो हमारे फौजी भाई है जी, किसान है वहां से हरियाणा से ज्यादा, सबसे ज्यादा हरियाणा से है जी, और किसान का बेटा है जी, तो पहले खेती बचाओ और अब नस्ल पे बात आएगी जी, और यहाँ से अपने हरियाणा से भी, पंजाब से भी ज्यादा बाहर विदेशों में जाना गिरे हैं। इसके बारे में कुछ बताओगे हमारे दर्शकों को? सबसे बड़ी बात यह है कि जी फसल तो हम बाद में भी बचा लेंगे, पर नस्ल बचानी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी नस्ल है या तो फोनों में बिजी है,
या हमारी नस्ल जमीन बेच के विदेशों में, मतलब बेरोजगारी इस देश में, भूखमरी की वजह से विदेशों में मजदूरी करना मजबूर है। या हमारे पुराने टाइम के जो हमारे युवा थे वो फौज में हैं, तो वो लगातार तिरंगा में लिपट लिपट खाने लग रहे हैं, विशेष कौम के, खासकर है तो सारी कौमें पर विशेष कौम के। पर इस तरह यदि ये हालात रहे तो हमारी जो कौमें हैं वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सरकार के भी टारगेट पे है और कुछ और लोगों के भी टारगेट पे है। हमें अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए हमें सिस्टम को बचाना पड़ेगा। नस्ल को कैसे बचाया जाएगा? जो ये लगातार अलग अलग तरीके जो सरकार ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो एक नियम बनाए थे, उन नियमों के अंदर हम रह के अपनी नस्ल और फसल को बचा सकते हैं। आज के टाइम रोटी और बेटी दोनों को खतरा है। यदि हम नहीं लड़े, ना रोटी बचेगी ना बेटी बचेगी। सरकार का लोगो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। क्या बेटी आज सुरक्षित है? नहीं, सरकार तो जो कहती है ना उसी से खतरा होता है। आपने देखा होगा कि सरेआम हाईवे के ऊपर पिक्चर आ रही है आजकल, मतलब जो HD पिक्चर आने लग रही है। इनके जितने भी MP हैं, MLA हैं, सारे भ्रष्ट है, सारे निकम्मे हैं। ये बलात्कार करो, खून करो, कुछ करो, बस एक बार फूल पहनने की जरूरत है, साफ हो जाता है सारा सौदा। आपने पता है कि फूल एक ऐसी ताकत बना दी इस देश के अंदर। आपने ED से बचना है, CD से बचना है, पुलिस से बचना है, क्राइम से बचना है, तो इसके पास 4-5 तोते हैं, ED CD कई तरह के तरीके हैं। डराना भी है, धमकाना भी है, बाद में मरवाना भी है। तो इस हालात ये है हमारे देश के कि बहुत डिफिकल्ट स्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है, पर हम लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। कुछ जागरूक लोग जो इस चीज को समझ पा रहे हैं उनके ऊपर एक ब्लेम लगा दिया जाता है, राजनीति करते हैं, राजनीति। इन मूर्ख लोगों को कोई ये समझाए भी राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? राजनीति के अंदर ही ताकत है कलम की। कलम की ताकत के बिना आप कानून नहीं बना सकते। जब कानून नहीं बना सकते तो आप सड़कों पे लड़ो। लगातार सड़कों पे मैंने 6 साल लड़के देखा है, वहां सिर्फ केस मिलते हैं, डंडे मिलते हैं, चोटें मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो इतनी यातनाएं सही आपने पिपली कांड में जी, और यहाँ टोल पे बहुत आपकी वीडियो वायरल हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब पढ़ाई का मुद्दा है जी, बेटी पढ़ाओ जो मुद्दा शिक्षा है, जी जी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जी, दोनों ही है। तो इसमें जो शिक्षा का, मैं थोड़ा शिक्षा के ऊपर भी बताओगे कुछ? सरकार है ना, सरकार मंदिर खोल रही है, पुतले बना रही है, बुत बना रही है, स्कूल बंद कर रही है। ज्यादातर बेटियों के स्कूल बंद हुए हैं। पूरे भारत में लगभग 5000 जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए। पर यदि हम ये कावड़ लेने जाते हैं तो वहां फूल बरसाए जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा लेटेस्ट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रवृत्ति के ऊपर लगातार जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाती और लगातार जो शिक्षा के संस्थान है उनको बंद करने की तरफ सरकार का विशेष ध्यान है। रही बात बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटियां हमें बीजेपी से बचानी है। बेटियां पढ़ाने के बाद रोजगार है नहीं तो पढ़ा के करें क्या? तो समझ में नहीं आ रहा है। यदि हमने बेटियों को पेट में बचा लिया तो बेटियां को तो बाहर मार दिया जाएगा, वो भी ऐसी मौत मार दिया जाएगा जिसका कोई उत्तर नहीं है। तो बेटी, और ये जो सरकार कहती है ना, जैसे गौ, गाय, गंगा, 3 चीजों का नाम लेके आई थी, तीनों चीजों की सबसे ज्यादा बिरान मट्टी है। यदि सरकार किसी चीज को प्रमोट कर रही है तो समझ जाओ इसको खतरा है। जैसे बेटियों को खतरा है, गंगा को खतरा है, गाय को खतरा है। गाय के मामले में आप देखो, हम पहले नंबर पे हैं आज के टाइम एक्सपोर्ट में भी। हम गाय का मांस एक्सपोर्ट आयात निर्यात कर रहे हैं। तो सोचना चाहिए, हम गाय को मां मानते हैं, फिर हम गाय का मांस कैसे भेज रहे हैं? हमारे जैसे जो लोग हैं, गांव के लोग, धर्म के नाम पे दाना दे के आते हैं, गुड़ दे के आते हैं, और क्या कह रहे हैं, तूड़ी दे के आते हैं, और ये लोग बिजनेस कर रहे हैं गाय से। गाय के नाम पे बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं। गाय को मार के उसका मांस विदेशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। इन लोगों का घर से कुछ नहीं लगता। वो जो तेल वाला टैंकर है ना, उसके अंदर देखी मेरी बात सुनो, गाय के इतने बुरे हालात है हमारे देश के अंदर कि गाय को हम धर्म का काम मानते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम हिंदू हैं और गाय। अब हमारा देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू, हमारे देश की राष्ट्रपति भी हिंदू, हमारे देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू, हमारे देश का मुख्यमंत्री भी हिंदू, ज्यादातर MLA MP भी हिंदू, फिर भी गाय खतरे में। हद है भाई। जब अब्दुल कलाम था और ये हमारा जो क्या था, ये मुलायम सिंह, वो सिख था, तब हिंदू खतरे में नहीं था। अब हम 80% लोग हैं, जब तो हम खतरे में हैं। और ये कोई 3% है, कोई 2% है, कोई 4% है, इनको खतरा नहीं। अजीब बात है। सिख 2% लोग हैं, पूरे विश्व में उनका नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि उनके अंदर एक धर्म भावना, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अपने धर्म के प्रति समर्पण, दूसरा इंसानियत,
तीसरा, जहां भी कोई समस्या होती है सबसे पहले वो मतलब इंसानियत को पहले नंबर पे रखते हैं। जी हो, जानवर हो, पेड़ हो, पौधा हो, वो पहले नंबर पे। सबसे बड़ी बात ये है कि वो ये चाहते हैं कि मानवता का कहीं ना कहीं उनको बचाया जाए। तो सिर्फ 2% है, उनको खतरा नहीं है, पर हम कहीं ना कहीं 80% है, हमें फिर भी खतरा। मैं चाहती हूँ हिंदू राष्ट्र की बजाय इस देश के अंदर सिख राष्ट्र बना दिया जाए, जहां किसी तरह की कोई समस्या नहीं, ना कोई भूखा रहेगा। ये लोग किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। सबसे बड़ी बात यही है। मैडम जी, पंजाब की बात करें, सिख पंजाब में बहुत ज्यादा सिख है जी। और वहाँ नशा बहुत ज्यादा है। नहीं, नशा तो सरकार की वजह से है ना, सरकार ही तो डाल रही है ना सारे काम। सरकार ये चाहती है कि ये उड़ती कौम, ये जिसको कहते हैं ना उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब नहीं है ये। सरकार ने जानबूझ के, कुछ बच्चे तो उनके विदेश चले गए, वहां से जो डॉलरों में आते हैं तो ये यहाँ मतलब आराम से उन पैसे को बरतते हैं, तो वो नशा करते हैं। कहीं ना कहीं पंजाब को खत्म करने में सरकार का अहम रोल है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो नशा हो, चाहे गन कल्चर हो। उनके पास पैसा है और वो हमारी जो ये आबू वाली नस्लें है ना, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की तरफ सरकार का पूरा ध्यान है। पर यह बात है कि आज भी पंजाब जिंदा दिल पंजाब है, पंजाब की हम बराबरी कभी नहीं कर सकते। एक बार ध्यान में ले जाना चाहता हूँ एक बेरोजगारी पे जी। हरियाणा नंबर 1 हो गया जी बेरोजगारी में जी। तो इस बेरोजगारी के ऊपर आप कुछ बोलेंगे हमारे चैनल पे? मैं चाहूंगी कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी। हमारे जो पूर्वज थे उनकी जीवन शैली को हमने सर्च करना पड़ेगा क्या था। हमारे जो पूर्वज थे वो 6 महीने में एक बार फसल बेच के आते थे, वहां से लेके कुछ नहीं आते थे, सिर्फ बेच के आते थे। पर आजकल क्या है कि हम बेचते तो 6 महीने में एक बार ही है, जो भी हमारी गेहूं है, चावल है, या जो हमारी फसल है, पर खरीदते हर रोज है। हमें व्यापारीकरण को कहीं ना कहीं लगाम देनी पड़ेगी। आजकल क्या है कि दिखावे का जमाना, जन्मदिन मनाया, केक कहां से आता है? वहीं से आता है, व्यापारीकरण हो गया। करवा चौथ, हमारे जो गांव के कल्चर है, या करवा चौथ नहीं था आज से 20 साल पहले, ये भी एक है, वहीं से आता है। मतलब जो ये बिना मतलब के जो खर्चे हमने कर रखे हैं, इन खर्चों को कंट्रोल करें, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, अपने बच्चों को संस्कार देना शुरू करें। दोबारा से हमें खेड़ा खाप और खेत की तरफ आना होगा, हमें व्यापारियों से बचना होगा। जितना हम व्यापारियों से बचोगे, आपसरी में जो हम लेन देन करेंगे, जैसे पहले करते थे भाई, नाई, ब्राह्मण, चमार, वाल्मीकि सभी एक परिवार का हिस्सा होते थे, उनकी बहू बेटियां सबकी साझी होती थी, तब जाके काम चलेगा। वरना तो इस सरकार ने तो ऐसा हालात पैदा कर दिए कि एक एक बंदे को अलग अलग करके ये जातियों के अंदर जाति खोज रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये चाहते हैं कि लोग बंटे रहे और इनको कहीं ना कहीं वोटों की फसल मिलती रहे। मोबाइल और बच्चा के बीच में बात आई थी, जो आजकल के बच्चे हैं ना मोबाइल के साथ इतने अटैच हो गए जी, मोबाइल के बिना बिल्कुल उनका है ना, बिल्कुल खाना भी नहीं हजम होता। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में कुछ बताओगे हमारे? नहीं, वो तो वही बात है जी, जिन लोगों ने, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों पर कंट्रोल करना, आज भी कंट्रोल है। 1 घंटा 2 घंटा फोन देते हैं, पर आजकल क्या सोच रखे हैं, जो आजकल के एजुकेटेड मम्मियां हैं उनको टाइम नहीं है, या तो वो सर्विस कर रही है, या फिर घर में भी कहीं ना कहीं वो बिजी है, क्योंकि उनको खुद को सोशल मीडिया से इतना अटैच है कि वो बच्चे को रोने पे भी कहती है ले देख ले। यदि माँ पहला गुरु है बच्चे का, यदि माँ चाहे तो दोबारा से हम संस्कार और संस्कृति के ऊपर आ सकते हैं। यदि खाप थोड़ा सा मेहनत करे तो हम दोबारा से अपने उस हरियाणवी कल्चर को बचा सकते हैं, इस भारत को बचा सकते हैं। पर बात यह है कि सभी के पास टाइम नहीं है, और जब टाइम नहीं होगा तो ये नस्लें और फसलें, इनको बचाना किसी के बस की बात नहीं है। सरकार तो चाहती है बर्बाद हो, पर हम खुद भी कहीं ना कहीं बर्बाद होने के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेवारी निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। नारी प्रधान देश के बारे में कुछ बात कहोगे? जो नारी का मुद्दा है, आप एक नारी हो, नारी सब पे भारी अभी तो भारी नहीं है, पर आने वाले टाइम में जरूर भारी होंगी, क्योंकि इस देश के अंदर सावित्रीबाई फुले जैसी हुई, लक्ष्मीबाई जैसी हुई, और जैसे जैसे मतलब महिलाओं के अंदर जागृति आएगी, जितने उन्हें अपने हक और अधिकारों का पता चलेगा, तो ये भी मैं मानती हूँ 21वीं सदी के अंदर यदि क्रांति हुई तो महिलाओं की वजह से होगी, पुरुषों की वजह से नहीं हो पाएगी, क्योंकि महिला ही इस समस्या का समाधान है। क्योंकि जब महिला कुछ करने पे आती है तो बड़े बड़ी सत्ताओं को हिला देती है और बड़े बड़े सिस्टम को बदल देती है। सभी कहते हैं कि ना कानून तो अपन नारी के पक्ष में है, जैसे लव इन रिलेशनशिप वाला, लव मैरिज वाला जी, और भी जैसे अभी मुद्दा उठा था खाप पंचायत में जी जी, जैसे मैं मानती हूँ जो कानून है, कानून महिलाओं के पक्ष में उस टाइम बनाया गया था जब महिलाएं कमजोर थी। आज महिलाएं
उस तरीके से नहीं कमजोर है। मैं ये कहती हूँ बेटियां बहुत बचा ली, आज के टाइम बेटों को बचाने की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि महिलाएं ड्राम के अंदर पुरुषों को भर रही हैं, हाँ, अभी वीडियो जारी हुई थी। हाँ, कहीं काट के पुरुष को, कहीं बक्से के अंदर दाबा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं दहेज प्रथा के अंदर जितनी महिलाओं को जलाया गया, लगता है उसका बदला ले रही है। और पुरुष प्रधान को यह समझना पड़ेगा, यदि वक्त रहते इनको बराबर में समानता का अधिकार नहीं दिया तो ऐसे हालात होते रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि महिला को जीवन साथी मान के और बराबर का मतलब इंसान मान के उसको हर हक और अधिकार दिए जाए, पढ़ने का, लिखने का, समझने का, बोलने का, आजादी का। पर मैं ये भी कहती हूँ कि महिलाओं को इतना भी आजाद नहीं होना चाहिए कि अपने घर की इज्जत को आप तार तार करें। आप एक जो हमारी लिमिट है उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। महिलाओं के महिला होने का मतलब गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जो कानून पुरुष के ऊपर है, यदि कोई महिला गलत काम करती है तो मैं ये कहती हूँ पुरुष के बराबर महिला को भी सजा देनी चाहिए। सरकार ने ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि जो 2% महिलाएं कानून का हिसाब लेके या कानून का सहारा लेके जो 98% महिलाएं सही है उनको कहीं ना कहीं ब्लेम ना कर पाए। सिक्कम जी, आने वाले समय में क्या विधानसभा का चुनाव लड़ोगे आप? पहले हालात क्या बनेंगे, मैं हालात के ऊपर काम करने वालों में से हूँ। हालात ये भी हो सकते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं, कई बार गृह मंत्री भी बनना पड़ता है। तो हो सकता है कि हम पीछे रह के पिच के ऊपर खिलाड़ियों को खिलाएं। वैसे अब फिलहाल जो मेरा मूड ये है कि हम हर फील्ड पे खिलाड़ी उतारें और उनको खेलना सिखाएं। हम खेल चुके हैं, हमें पता है कि बीमारी कहाँ है, इसका इलाज कहाँ है। मैं उन लोगों को चुन रही हूँ और देख रही हूँ पूरे 90 के 90 विधानसभा पे कि कौन लोग हमारे समाज को कोई दिशा दे सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचा सकते हैं, भगत सिंह के सपनों का जो भारत है उसको बना सकते हैं। तो हो सकता है हालात यदि ऐसे हुए तो लड़ूंगी, पर यह नहीं है कि मैं मतलब जरूर लड़ूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद है व्यवस्था परिवर्तन करना। व्यवस्था परिवर्तन के अंदर हम 2 कदम आगे भी जा सकते हैं और 2 कदम पीछे भी जा सकते हैं। पिछली बार भी आपने नामांकन किया था विधानसभा के लिए? जी, मैंने निकाल लिया था। वो कारण पता है क्या था? क्योंकि यहाँ क्या दबाव था, प्रेशर थी या कोई? पता है, पंचायत थी, पंचायती फैसला ये था कि आप एक हो जाओ भाई, जितने भी निर्दलीय है, इसलिए मैंने निकाल लिया। मैं समाज के ऊपर होके इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती थी। दूसरी बात क्या थी कि जितने भी मतलब 3-4 को यहाँ मतलब थेपड़ रखा था किसने, उड्डा साहब ने, और उनको कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्रमोट कर दिया बीजेपी ने। क्योंकि बीजेपी ने ये था कि जितने कैंडिडेट ज्यादा होंगे बीजेपी को निकलना आसान होगा। मैं ये चीज समझ चुकी थी, मैं नहीं चाहती कि अच्छे काम करते करते एक ब्लेम मेरे सिर आए, तो इसलिए मैंने निकाल लिया। क्योंकि मेरे को ये पता था पहले कि बीजेपी जीतेगी। और इसके 2 कारण और थे जो लंबे टाइम से कहीं ना कहीं वीरेंद्र परिवार और चौटाला परिवार ने उचाना का एक गिंडी टोरा बना रखा था, एक बार वीरेंद्र, एक बार मतलब चौटाला परिवार। तो हमने उन दोनों को भी उखाड़ फेंकना था। यदि वीरेंद्र का बेटा बढ़ता तो कहता मैं तो कांग्रेस में हूँ, विपक्ष में हूँ, मेरे पे काम नहीं बढ़ना। यदि ये क्या है दुष्यंत जीतता तो ये बीजेपी में जाता, तो हमें तो फायदा कुछ होना नहीं था। अब की बार हमने एक बात सोची, अकमा जो होगा देखी जाओगी, घर तो चलाएगा, मुझसे गायक हो जाएगी, तो या मुझसे गायक करिए हम कुछ तो कहे सरिया करना है ना, मुझसे गायक करिए। अच्छा, सरिया की बात नहीं, एक और एक के जहाज में दोनों चढ़ा दिए। अब ये उन्होंने क्या कर दिया, ओट सीट को नहीं रहा, जमा बिरयानी माटी कर दी सीट की। हमने कोई भी लड़ सका है, कोई भी जीत सका। मैडम जहाज तो ना, जहाज तो उतरने को दिया इसमें छात्र में, तो जहाज तो वहां उतरने को दे। आजकल हमारा इसका एक बात है, जिता सका ना जिता सका। किसी ने मेरे तो प्रश्न पूछा था, निबला जी लोग ने कहा आपका कहना था तो कुछ भी को नहीं बनता। महा भाई मेरा कहना था बहुत कुछ बनाया था। मैं एक पंचायत करके मैंने नो बताया दो भाई, मैं रह सकूं कि जिता सकूं। जे मैं कहूं ना मना को नहीं रहा, फिर तो उल्टा कमेंट करें। जब मैं कहूं मना रह दिया तो अकबी तो ना रह को कर दिया। मैं 32 वोट पल रहे थे, उसे तरह दिया। 32 वोट बढ़ गए थे। अपना वह बात है जी, मेरा दिमाग वो है, यदि आपका नेता शेर है, पाचा कुत्ते ला दियो, सारी जो वह मिलिट्री है नहीं, यानी वो जो लड़ेगा वो शेरों की तरह लड़ेगा, क्योंकि जो लड़ने वाला वो शेर है। मान लो पाचा का आपने शेर खड़े कर दिए और आपने कमान दे दी एक कुत्ता का, तो कुत्ते जो भो भो करेगा, भो भो करने का कोई फायदा नहीं। जो कमान है वह शेर ते देनी चाहिए ताकि कुत्ते भी शेर की तरह लड़ाए। मैं उस पर विश्वास करती हूँ। साथियों, आज हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम जुड़े। डॉक्टर सिक्कम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। दोबारा फिर जुड़ेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ये वीडियो कैसी लगी। दोबारा से फिर सिक्कम जी, राम राम। राम राम जी।